नमस्कार स्टूडेंट, सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में हम आपका आज फिर से स्वागत करते हैं। आज हम 11th क्लास के शारीरिक शिक्षा के विषय के बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि शारीरिक शिक्षा को पढ़ने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत से स्कूल में फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाया नहीं जाता है। इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत सारी मेहनत करके ये नोट्स बनाए हैं और मैं आपको इन्हीं नोट्स के माध्यम से एग्जाम की क्या कराऊंगा, प्रिपरेशन करवाऊंगा और इन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो एक एक करके मैं सारे चैप्टर को कवर करवाऊंगा। हम सबसे पहले पहले चैप्टर की बात करेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। यानी फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में अगर कोई भी बच्चा अगर अपना भविष्य बनाना चाहता है तो कैसे बना सकता है, और दूसरा कि जो चेंजिंग ट्रेंड्स है, मतलब कि लगातार समय बदल रहा है, तो उसमें लोग अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं या अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं। तो मेनली ये आपका चैप्टर 11th क्लास की पहले चैप्टर के ऊपर आने वाला है और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो इसका मेन गोल क्या है। फिजिकल एजुकेशन को इसलिए पढ़ाना शुरू किया गया ताकि हर बच्चे को फिजिकली फिट किया जा सके, मेंटली फिट किया जा सके, इमोशनली फिट किया जा सके और सोशली उसको फिट किया जा सके। लाइक एग्जाम्पल, किसी भी बच्चे को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से आगे बढ़ाना ही फिजिकल एजुकेशन का मेन क्या है, एम है, लक्ष्य है। तो उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो एक एक करके मैं आपको इसके सारे पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से सुनना ताकि ये आपको समझ आएगा, तभी आप एग्जाम में से क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। तो चलो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य। तो पहला लक्ष्य है शारीरिक गतिविधियों का विकास। यानी फिजिकल एजुकेशन पढ़ोगे तो इससे क्या होगा, आपकी फिजिकली एक्टिविटी को बढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब जितने भी बच्चे होते हैं वो फिजिकली एक्टिविटी को कर पाएंगे, ठीक है। यानी शारीरिक रूप से वो किसी भी कार्य को करने में क्या हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। नंबर 2, स्वास्थ्य और फिटनेस को प्रोत्साहन। यानी साफ तौर पे बताया गया है कि जितने भी शारीरिक शिक्षा को अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसमें उसके स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ साथ उसकी फिटनेस यानी कि पुष्टि को भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। वो अपनी फिजिकल फिटनेस को बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। तो ये इसका मेन लक्ष्य है, ठीक है। नंबर 3 की तरफ चलते हैं, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का विकास। यानी फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने के बाद हर बच्चा अपना आत्मविश्वास मतलब जगा सकता है या फिर उसे बिल्ड कर सकता है। लाइक एग्जांपल, अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब भी फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है अंदर का वो और ज्यादा क्या होता है, निखर के आता है, ठीक है। और नंबर 2 है इसमें आत्म सम्मान। यानी व्यक्ति को खुद का सम्मान करना पड़ेगा, तभी जाकर वो अपनी लाइफ को और ज्यादा क्या कर पाएगा, बेहतर कर पाएगा। तो इसका ये क्या था, लक्ष्य था। बात करते हैं इसके उद्देश्य की। यानी अगर कोई बच्चा फिजिकल एजुकेशन को पढ़ता है तो उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो शारीरिक शिक्षा को पढ़ने के उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास। अब देखो, शारीरिक विकास मतलब फिजिकली डेवलपमेंट। इस प्रकार के विकास में बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है, उसके शरीर के अंदर के बारे में, जैसे कि आपका मांसपेशीय तंत्र हो गया, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, श्वसन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र। तो ये सारे के सारे जो कह सकते हैं आपके तंत्र है, इनके बारे में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है बच्चे को। तो शारीरिक शिक्षा को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शारीरिक गतिविधियों के बारे में बताया जाता है और सिखाया जाता है कि जो बॉडी है वो किस प्रकार ग्रो करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, या कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सारी प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। नंबर 2 है मानसिक विकास। मानसिक विकास वह विकास होता है जिसमें प्रत्येक बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट होता है। लाइक एग्जाम्पल, शारीरिक शिक्षा को पढ़ने के पश्चात कोई भी व्यक्ति अपना मानसिक विकास कर सकता है। उदाहरण के लिए वो अनेक प्रकार के विषयों के बारे में जानकर अपने दिमाग को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। लाइक एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आपको आज से पहले फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, अब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो क्या आप कुछ सीख रहे हो नया, तो जब आप कुछ नया सीख रहे हो तो आपका मेंटली भी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। नंबर 3 है आपका जिसे कहते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या होता है, प्रत्येक बच्चे को ये सिखाया जाता है समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, किससे बात करनी है। तो बिहेवियर एक तरह से
सोशली। तो सामाजिक विकास वह विकास होता है जिसमें प्रत्येक बच्चे को समाज के बारे में अच्छे से बताया जाता है। और नंबर 4 है भावनात्मक विकास। ये सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा में प्रत्येक बच्चे को क्या करवाया जाता है, उसको फिजिकल एजुकेशन में भावनात्मक विकास पर ज्यादा जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, आपको कब रोना है, कब हंसना है, कब गुस्सा करना है, कब जलन करनी है, तो ये सबके ना एक पर्टिकुलर टाइम होते हैं। लाइक एग्जाम्पल, आपके किसी फ्रेंड को चोट लग गई और आप हंस रहे हो, जबकि वो मोमेंट ऐसा होगा जिसमें आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हंसना नहीं है, तो अपनी भावनाओं पर कैसे कंट्रोल करेंगे, ये भी किसमें सिखाया जाता है, शारीरिक शिक्षा में। यानी शारीरिक शिक्षा वह विषय है जिसमें प्रत्येक बच्चे को उसकी भावनाओं पर नियंत्रण करने का क्या करवाया जाता है, प्रयास करवाया जाता है, ताकि वो अनेक प्रकार की जो भी उसकी कह सकते हैं प्रॉब्लम है, जो भी भावनाएं हैं, उसको वो क्या कर सकता है, अपने कंट्रोल में कर सकता है। तो ये उसका क्या होता है, फायदा होता है। तो भावनात्मक विकास के बाद अब जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है स्वास्थ्य का विकास। यानी शारीरिक शिक्षा वह विषय होता है जिसमें प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाया जाता है, स्वास्थ्य के बारे में समझाया जाता है कि कैसे उसे स्वस्थ रहना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। ये सब उसे किसमें सिखाया जाता है, फिजिकल एजुकेशन में। तो इन सभी तर्कों से हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य भी है और उद्देश्य भी है, और इससे हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि पहला टॉपिक आपका मैंने क्या करवा दिया है, खत्म करवा दिया है। ये मोस्टली 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 5 नंबर का आएगा। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा का विकास। यानी किस प्रकार स्वतंत्रता यानी आजादी के बाद शारीरिक शिक्षा का क्या हुआ है, विकास हुआ है, उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक चरण की। इसमें हम ये देखेंगे शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है। जब आजाद हम हुए थे, तो आजाद के बाद अगर हम देखा जाए तो लोगों को ना पढ़ने के लिए महत्व नहीं मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके हमने क्या किया, फिजिकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए, और धीरे धीरे करके बहुत सारी नीतियां बनाई, बहुत सारे कार्यक्रम लागू किए, ताकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या कर सके, फिजिकल एजुकेशन को पढ़ सके। नंबर 2, शारीरिक शिक्षा के संस्थानों की स्थापना। यानी अगर देखा जाए तो आगे चल के हुआ क्या कि बहुत सारे कह सकते हैं अलग अलग जगहों पर शारीरिक संस्थान खोले गए, इंस्टीट्यूट खोले गए, ताकि ज्यादातर बच्चों को पढ़ने मिले। तो इसमें हमारा जो एक इंस्टीट्यूट था, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर, तो ग्वालियर में इन्होंने क्या करा, एक कॉलेज खोला जहां पर फिजिकल एजुकेशन को क्या किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक संस्थान यानी एक इंस्टीट्यूट ओपन किया गया। नंबर 3, शारीरिक शिक्षा में जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको सशक्त करना। अब जैसे भारतीय ओलंपिक संघ हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय खेल संस्थाएं हो गया, ये कुछ ऐसे संस्थान हैं जो क्या कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन को नेशनल लेवल तो छोड़ो, इंटरनेशनल लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितने भी प्लेयर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप को सीखेंगे कि उन्होंने क्या नई चीज सीखी है, कैसे वो अपने आप को एनकरेज कर रहे हैं। ये सारी चीजों के बारे में हमें इसमें क्या होता है, जानने को मिलता है। नंबर 4 की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना। राष्ट्रीय खेल संस्थान क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना अगर देखा जाए तो पटियाला में हुई थी 1961 में, ताकि ज्यादा से ज्यादा खेल को क्या किया जाए, प्रमोट किया जा सके। तो उसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो एक एक करके इसके भी कुछ सब पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षकों को तैयार करना। मतलब कि जितने भी हमारे कोच होते हैं पहले उनको रेडी किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर 2, प्रशिक्षकों को तकनीकी उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना। मतलब कि जितने भी हमारे प्रोफेसर होते हैं, जो हमारे कोच हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं, या फिर जो भी हमारे कह सकते हैं रेफरी है, इन सबको हम हाई लेवल की क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्लेयर्स को सिखा सके। नंबर 3, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को उपकरण उपलब्ध करवाना। यानी जो भी हमारे कोच हैं और जो भी हमारे प्लेयर्स हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, उपकरण मतलब इक्विपमेंट्स क्या करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। नंबर 4, प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज। मतलब जितने भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, हुनर है जिनके अंदर, उन सारे प्लेयर्स को क्या किया जाता है, यहाँ पर उनकी खोज की जाती है, ताकि जो गेम्स है, गेम्स में उन बच्चों को आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके।
नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करने के लिए कोशिश करना। यानी जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको इंटरनेशनल लेवल पर हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा हम सिखाते हैं ताकि वो क्या कर सके, गोल्ड मेडलिस्ट अपने देश के लिए बन सके। और इसी प्रकार हम गेम्स को ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका, खेल के क्षेत्र में सेमिनारों का आयोजन करना। मतलब कि जो हमारा गेम चल रहा है उसमें हम कई सारे सेमिनार करवाते हैं। सेमिनार किस लिए होता है, सेमिनार इसलिए करवाया जाता है ताकि ज्यादातर जो प्लेयर है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, आगे बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं ना, जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं, उन सबको स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, अपने आप को एनकरेज कर सके। खेल कूद के प्रोत्साहन हेतु नेहरू युवक केंद्रों की स्थापना। मतलब कि जो हमारे नेहरू युवक केंद्र है ना, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कई सारे इन्होंने क्या कर रखे, सेंटर खोल रखे हैं जहां पर प्लेयर्स को क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है। तो ये सारे स्थापना किसने की है, इन्हीं लोगों ने की है ताकि गेम्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम क्या कर सके, बढ़ा सके। अगला है आपका, खेलों के लिए नवीनतम उपकरणों का प्रयोग। यानी जो भी गेम्स होंगे उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, न्यू इक्विपमेंट्स का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके बारे में भी यहाँ क्या किया गया है, बताया गया है। अब हम बात करते हैं इसका जो हमारा अगला पॉइंट है, ये तो हम फोर्थ पॉइंट के कई सारे पॉइंट्स पढ़ रहे थे, पांचवें की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं कराना। मतलब कि इसके अंतर्गत कई सारे नेशनल लेवल पर कई सारे गेम्स करवाए गए ताकि ज्यादातर जो प्लेयर्स है वो अपने आप को नेशनल लेवल पे ला सके और धीरे धीरे करके उसे हम क्या कर सके, इंटरनेशनल लेवल पर भी ला सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं कराना। यानी जब आप राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को क्या कर पाओगे, एनकरेज कर पाओगे, अपने आप को बढ़ा पाओगे, तभी जाकर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्या हो पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। ये भी आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है खेलों में बदलती प्रवृत्तियां। यानी खेल की सतह, पहनने योग्य गियर और खेल उपकरण। ठीक है, इन सबके बारे में हमें पढ़ना है कि खेल की सतह क्या होती है, पहनने योग्य गियर, गियर मतलब हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हो गए वो हो गए, और इसके साथ साथ हमें खेलों को खेलने के लिए कई सारे हमें उपकरणों की क्या होती है, जरूरत होती है। उन सबके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो एक एक करके इन सबके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खेल की सतह। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, बहुत सारे जो गेम्स हैं, उन सबके लिए अलग अलग प्लेइंग सरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। सतह मतलब ग्राउंड मान लो। ठीक है, जैसे हॉकी है, हॉकी के लिए अलग ग्राउंड की जरूरत होगी, क्रिकेट के लिए अलग की होगी, फुटबॉल के लिए अलग होगी, आइस स्केटिंग के लिए अलग होगी। तो हर गेम के लिए अलग अलग हमें क्या चाहिए होते हैं, ग्राउंड चाहिए होते हैं। जो हमारे प्लेइंग सरफेस होते हैं कई बार वो कृत्रिम भी होते हैं। कृत्रिम मतलब कह सकते हैं मानव द्वारा निर्मित। जैसे आप सबको मैं आपको बताता हूँ, 2024 में जो न्यूयॉर्क में क्या हुए थे, जो वर्ल्ड कप हुआ था 2024 का न्यूयॉर्क में, उसके जितने भी गेम्स हुए थे वहां पर ना नेचुरल जो कह सकते हैं घास नहीं थी। इस वजह से पूरे के पूरे ग्राउंड को और घास को दूसरे इलाकों से क्या किया था, उन्होंने लाकर वहां पर बनाया था। तो ये कृत्रिम होता है, मानव निर्मित, मतलब जिसमें मानव क्या कर रहा है, अपनी इन्वॉल्वमेंट निभाता है। तो प्लेइंग सरफेस क्या होना चाहिए, आपका अच्छा होना चाहिए। और जब आपका प्लेइंग सरफेस अच्छा होता है तो इसके कुछ क्या होते हैं, लाभ होते हैं। एक एक करके इनके लाभ बताता हूं। नंबर 1, चोटों की रोकथाम। अगर आपका प्लेइंग सरफेस यानी खेल की सतह अच्छी होगी तो आपको चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए आपका जो पूरा का पूरा ग्राउंड एकदम साफ है, क्लीन है, कोई गड्ढा वड्ढा नहीं है, तो चोट लगने की संभावना क्या हो गई, कम हो गई। नंबर 2, बेहतर प्रदर्शन। सीधी सी बात है, जब आपको चोट नहीं लगेगी तो आपका परफॉर्मेंस का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बेहतर प्रदर्शन हो जाएगा। तो इस वजह से आप अपने परफॉर्मेंस के लेवल को इंक्रीज कर सकते हो जब आपकी खेल की सतह क्या होगी, एकदम अच्छी होगी। नंबर 3, खेल की गुणवत्ता में सुधार। यानी जब आपको एक अच्छा प्लेइंग सरफेस मिलता है ना, तो उससे आप क्या कर पाते हो, आप अच्छे से खेल पाते हो। अच्छे से खेलने का मतलब आपके जो गेम का लेवल है ना, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 4, खेल की गति और नियंत्रण। यानी जैसे जैसे आपका प्लेइंग सरफेस अच्छा होता जाता है वैसे वैसे आपकी खेल की गति अच्छी हो जाती है, और उसके साथ साथ आप उस पर कंट्रोल भी कर लेते हो। जैसे फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें अगर आपका सरफेस अच्छा नहीं होगा ना, तो आपको तेज में भागना है, फिर रुकना है, फिर ब्रेक लगानी है, फिर मुड़ना है। तो मतलब उसमें आपको एक अच्छा प्लेइंग सरफेस चाहिए। तो इसलिए आपकी खेल की गति भी अच्छी होती है और उस पर कंट्रोल भी आप अच्छे से कर पाते हो। नेक्स्ट है आपका सुरक्षित खेल। यानी जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन सबको सुरक्षित खेलने को मौका मिलता है और उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब वो अच्छे से खेल पाएंगे तो अपने आप ही उनको आगे बढ़ने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा।
नंबर 6, खेल के मैदान का दीर्घकालिक उपयोग, यानी लंबे समय तक आप उसको क्या कर सकते हो, आप उस खेल मैदान को इस्तेमाल कर सकते हो। ये उसका क्या है, सबसे ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो पहला आपका खेल की सतह कंप्लीट हो गया है। अगले की तरफ चलते हैं। पहनने योग्य गियर और खेल उपकरण, मतलब पहनने योग्य गियर यानी जब भी हम गेम वगैरह खेलते हैं ना, तो हमें कुछ कुछ हमें सेफ्टी मेजर चाहिए, मतलब कि हमें कुछ कुछ कह सकते हैं उपकरण चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, जिससे हम अपने आप को क्या कर सके, बचा सके। तो एक एक करके उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपका माउथ गार्ड्स, किस लिए होता है, मुंह को बचाने के लिए होता है। जैसे आपका मान के चलो आप बॉक्सिंग वगैरह खेल रहे हो, तो इस खेल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपका जबड़ा हो गया और टीथ वगैरह, दांत वगैरह को बचाने के लिए इसका सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, हेलमेट। हेलमेट किस लिए, अब जैसे आपने हॉकी में देखा होगा, जो गोलकीपर होता है उसको चाहिए होता है, क्रिकेट में बैट्समैन होता है उसको चाहिए होता है, और जो विकेट कीपर होता है उसको चाहिए होता है। तो ये सारे के सारे ना, मतलब सर को बचाने के लिए हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, पैड। अब देखो पैड क्या है, वो आपके ना पैर में आपने देखा होगा, जो प्लेयर्स होते हैं और जो मतलब जो बैट्समैन वगैरह होते हैं और जो कीपर वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पैड पहनते हैं नीचे, ताकि उनको बॉल अगर लगे ना, तो उनके पैर में कोई इंजरी ना हो। तो इसीलिए पैड का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि प्लेयर को हम चोट लगने से क्या कर सके, बचा सके। अगला है आपका आई शील्ड। आई शील्ड का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिस खेल में ना हमें आंखों में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसमें हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे आप मान लो, आपको सबसे ज्यादा ये कह सकते हैं बॉक्सिंग में इसका यूज करने को मिल जाएगा, क्योंकि ना बॉक्सिंग में मुंह पे भी लगती है, आंखों पे भी लगती है, तो इस वजह से हम उसमें क्या करते हैं, आई शील्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका जूते। अगर आपके जूते अच्छे हैं ना, तो आपके परफॉर्मेंस का लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा, और अगर जूते अच्छे नहीं है तो परफॉर्मेंस का लेवल आपका क्या हो जाएगा, हमेशा गिरने लगेगा। तो ये सबसे बड़ा क्या होता है, आपका एक लॉस होता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक पॉइंट था, ये भी आपका खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं तकनीक प्रगति की, मतलब कि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी किस प्रकार आगे बढ़ रही है और वो गेम्स में किस प्रकार सपोर्ट करती है। तकनीक के माध्यम से हर प्लेयर अपने खेल को आगे बढ़ा भी सकता है, उसमें सुधार भी कर सकता है, उसके अंदर की जो भी कमियां उसको खत्म कर सकता है। तो एक एक करके इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तकनीक प्रगति के लाभ, यानी जब भी हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमें क्या होता है, लाभ होता है। नंबर 1 है प्रशिक्षण में सुधार, मतलब आप अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी पुरानी क्लिप्स को देखकर अपने प्रशिक्षण, अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। नंबर 2 है खेल में सुधार, यानी आप अपने परफॉर्मेंस यानी खेल को भी अच्छा कर सकते हो। खेल को अच्छा करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा होने का मौका मिलेगा, ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और नंबर 3 है आपका चोटों की रोकथाम, यानी आपको अनेक प्रकार की चोट लगने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या है आपका, इसका लाभ है। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका सेंसर। सेंसर क्या है, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हर एक गेम में सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेंसर का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे तरीके भी होते हैं, और अपने गेम्स को भी आप पहचान सकते हो, आप हर चीज की चीटिंग को पहचान सकते हो। तो उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, एक एक करके इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है प्रदर्शन ट्रैकिंग, यानी आप अपने परफॉर्मेंस के लेवल को ट्रैक कर सकते हो कि आप किस स्तर तक अपने आप को आगे बढ़ा पाए हो। ये आपका पहला क्या है, पॉइंट है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, चोट की रोकथाम। अनेक प्रकार के सेंसरों से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें कहां पर चोट लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और कहां पर चोट लगने की पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। तो चोट की रोकथाम हो जाती है, यानी चोट से बच सकते हैं। नंबर 3, प्रशिक्षण में सुधार, यानी जितने भी प्लेयर्स वगैरह होते हैं उन सबके प्रशिक्षण में सुधार होता है, उनकी ट्रेनिंग में अच्छा उनको फायदा होता है। ये इसका क्या है, तीसरा सबसे बड़ा फायदा है। इसके बाद बात करते हैं इंस्टेंट रिप्ले की। इंस्टेंट रिप्ले का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबने देखा होगा, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इन सब में ना अगर कुछ भी ऐसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ चीटिंग हुई है, तो इंस्टेंट रिप्ले आता है, तुरंत ही डिजिटली हमें क्या होता है, पता चलता है कि ये चीज सही थी या गलत थी, जिसमें थर्ड अंपायर की भूमिका क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इंस्टेंट रिप्ले से ये पता चला है कि जो गेम है वो फेयर होंगे, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ है इसमें खेल उपकरण। अब खेल उपकरण क्या है, खेल उपकरण नहीं होंगे तो प्लेयर अच्छे से खेल नहीं पाएगा, तो इसलिए उन्हें अच्छे खेल उपकरण का भी क्या करवाया जाता है, इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ सके। और नेक्स्ट है आपका डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया का मतलब क्या है, आज के टाइम में हर चीज को डिजिटली क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो डिजिटल मीडिया का भी रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ताकि गेम्स को और ज्यादा हम क्या कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्चुअल रियलिटी, यानी वीआर इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रत्येक खिलाड़ी को सब कुछ रियल लगता है, सब कुछ एकदम रियल है, अच्छा है, उसी को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की क्या की जाती है,
कोशिश की जाती है। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि शारीरिक शिक्षा को पढ़ने के बाद हर बच्चा अपना करियर कैसे बना सकता है। मैं सिंपल से इसके 9 से 10 पॉइंट बताऊंगा, आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा कवर हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक शिक्षा को पढ़ने के बाद हर बच्चा अपना करियर विकल्प खोज सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक, यानी प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होते हैं, यानी फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा को पढ़ने के बाद हर बच्चा प्राइमरी स्कूल में क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है और अपना भविष्य बना सकता है। नंबर 2 माध्यमिक स्कूल, सेम चीज होगी, कॉपी पेस्ट करना है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा। शारीरिक शिक्षा को पढ़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति जो होता है माध्यमिक स्कूल में पढ़ाकर क्या कर सकता है, अपना भविष्य बना सकता है। नंबर 3 हाई स्कूल उच्च विद्यालय, यानी शारीरिक शिक्षा को पढ़ने के बाद हर व्यक्ति उच्च विद्यालय में भी क्या कर सकता है, एक टीचर बन सकता है, अपना भविष्य बना सकता है। नंबर 4 है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, यानी प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक शिक्षा को कह सकते हैं महाविद्यालय यानी कॉलेज और विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, इन दोनों में भी क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है और अपना भविष्य बना सकता है। ये आपके 4 पॉइंट एजुकेशन से रिलेटेड थे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, खेल पत्रकारिता यानी स्पोर्ट्स मैगजीन, यानी हर प्लेयर क्या कर सकता है, स्पोर्ट्स मैगजीन लिख सकता है और उसमें अपना भविष्य आराम से बना सकता है। शारीरिक शिक्षा को पढ़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति खेल के बारे में इंफॉर्मेशन यानी जानकारी एकत्रित कर कर क्या कर सकता है, खेल पत्रकारिता का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खेल फोटोग्राफर, यानी सीधी सी बात है, शारीरिक शिक्षा का अध्ययन करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, एक खेल फोटोग्राफर बन सकता है। अच्छी अच्छी फोटो खींचेगा, पैसा कमाएगा और उससे उसका भविष्य क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रशिक्षक और कोच, मतलब आप एक ट्रेनर बन सकते हो, एक कोच बन सकते हो। शारीरिक शिक्षा का अध्ययन करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति एक कोच बन सकता है और एक ट्रेनर भी बन सकता है और अपना भविष्य सिक्योर कर सकता है। नेक्स्ट खेल उपकरण की बिक्री, यानी फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, खेल उपकरण यानी जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबको बेच सकता है और अपना भविष्य अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंपायर तथा रेफरी, यानी सीधी सी बात है, शारीरिक शिक्षा को पढ़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, या तो अंपायर बन सकता है या रेफरी बन सकता है। और ये उसका सबसे ज्यादा क्या होता है, एक फायदा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो क्या कर सकता है, अंपायर भी बन रहा है, रेफरी भी बन रहा है, इससे उसका भविष्य अच्छा बन जाएगा और वो अपने भविष्य को क्या कर सकता है, सिक्योर कर सकता है। आहार विशेषज्ञ तथा पोषण विशेषज्ञ, मतलब कि फूड स्पेशलिस्ट और आपका कह सकते हैं डाइटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आप। तो फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने के बाद आप एक डाइटिशियन बन सकते हो, जिससे आप लोगों को डाइट के बारे में बताओगे और आपका भविष्य अपने आप क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि उस डाइट चार्ट को बनाने के आपको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। ठीक है, यह टॉपिक भी आपका खत्म हो चुका है। तो आप निष्कर्ष क्या बताओगे, ये बताओगे कि इन सारे विषयों को अध्ययन करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य अच्छा कर सकता है। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो जो आपका अगला टॉपिक है वो है खेलो इंडिया प्रोग्राम, मतलब खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई, कैसे हुई, इसमें क्या क्या गेम होते हैं। तो दिल्ली में सन 2018 में खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी और इस खेल को इसलिए ज्यादा बढ़ावा दिया गया ताकि ज्यादातर बच्चे इसमें क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। एक एक करके इसके भी क्या करते हैं, हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है खेलो इंडिया प्रोग्राम के उद्देश्य, यानी ये करवाया क्यों जाता है। नंबर 1 खेल के मैदानों का विकास करना, यानी जितने भी खेलो इंडिया प्रोग्राम इसलिए करवाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्तर पर खेल के मैदान यानी ग्राउंड लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, तभी जाकर वो खेल में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर 2 राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर खेल को बढ़ावा देना, यानी आपका जो राज्य स्तर हो गया, राष्ट्रीय स्तर हो गया, हर स्तर पर आपको क्या कर रहे हैं, गेम को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आप उसमें आगे बढ़ सको। ठीक है। नंबर 3 सामुदायिक कोचिंग का विकास करना, यानी लोगों को इतनी ज्यादा अच्छी कोचिंग दो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके और गेम्स के प्रति अपने आप को क्या कर सके, एनकरेज कर सके। नंबर 4 राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सके, इंस्टीट्यूट को बढ़ा सके, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। नंबर 5 स्कूली बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना, यानी ज्यादातर हम बच्चों को ज्यादा ज्यादा शिक्षा प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बच्चों को ना गेम्स की भी शिक्षा मिले। अगर उन्हें गेम्स की भी शिक्षा मिलेगी तो उसे और ज्यादा क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए खेल, मतलब कि महिलाओं के लिए भी और दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पर क्या करवाए जाते हैं, खेल करवाए जाते हैं। अब दिव्यांग कौन होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गेम्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि गेम्स में वो अपना क्या कर सके, अपनी इन्वॉल्वमेंट को अच्छा कर सके।
खेलो इंडिया प्रोग्राम की विशेषता है, नंबर 1 प्रतिवर्ष आयोजन, यानी हर साल इसका क्या होता है, आयोजन होता है। नंबर 2 5 लाख रुपए से अधिक सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, यानी 5 लाख रुपए से ज्यादा सहायता दी जाती है ताकि खेलो इंडिया प्रोग्राम यानी गेम्स को ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ाने में क्या करें, हेल्प करें। नंबर 3 आप इसमें ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन पंजीकरण भी है और ऑफलाइन भी है। जो 17 वर्ष से नीचे के बच्चे होते हैं वो अंडर 17 में खेलते हैं, और जो 21 से नीचे होते हैं, 17 से ऊपर होते हैं, वो अंडर 21 में खेलते हैं। ठीक है, ये भी आपका खत्म हो गया है। अब अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की। फिट इंडिया मूवमेंट भारत का एक राष्ट्रव्यापी एक ऐसा कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है जिसमें जितने भी हमारे लोग होते हैं उन सबको फिट रखने के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेंगे और अपने आप को फिट रखेंगे तो उनकी लाइफ में क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी। उन सबके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके इसके बारे में आपको पॉइंट समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। नंबर 1 शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, यानी ये इसलिए करवाया जाता है ताकि जितने भी शारीरिक गतिविधि होती है, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसे हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। नंबर 2 स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाना। इसके अंतर्गत जितने भी प्लेयर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाते हैं ताकि अपने आप को ज्यादा हेल्दी रख सकेंगे और अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। नंबर 3 खेलों और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, यानी इसके अंतर्गत साफ तौर पे बताया गया है कि जितने भी हमारे गेम्स होते हैं उन सबको हम आगे ज्यादा ज्यादा बढ़ावा देने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ताकि ज्यादातर लोग इसमें क्या हो, इन्वॉल्वमेंट दिखाए और धीरे धीरे करके इसकी वृद्धि भी यानी बढ़ोतरी भी होती जाए। फिट इंडिया मूवमेंट के कुछ लाभ हैं, एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य में सुधार, यानी जब आप फिट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके स्वास्थ्य में, आपकी हेल्थ में क्या होता है, सुधार होता है। नंबर 2 मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, यानी आप मेंटली अपने आप को क्या कर पाते हो, प्रिपेयर कर पाते हो, मेंटली अपने आप को अच्छा कर पाते हो। ये भी आपको मेंटली रूप से आप क्या हो रहे हो, ठीक हो रहे हो। नेक्स्ट समुदाय में एकता, यानी जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो वहां पर आप हमेशा क्या करते हो, एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हो, जिससे आपको आगे बढ़ने को क्या मिलता है, अच्छा मौका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत अनेक प्रकार की गतिविधियां की जाती है। पहली व्यायाम और फिटनेस कार्यक्रम, मतलब कि व्यायाम भी करवाया जाता है और फिटनेस के कई सारे कार्यक्रम भी किए जाते हैं। नंबर 2 खेल प्रतियोगिताएं, यानी खेल के लिए कई सारी क्या की जाती है, प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती है ताकि ज्यादातर प्लेयर इसमें क्या करके अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा सके। नंबर 3 जागरूकता अभियान, यानी जितने भी लोग हैं उन सबके बीच में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है ताकि ज्यादातर प्लेयर्स इसमें क्या करेंगे, अपनी इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे करके दिखाते जाएंगे। फिट इंडिया मूवमेंट की फिटनेस की प्रतिज्ञा ली जाती है, मतलब कि इसमें ये शपथ ली जाती है कि हम अपने आप को फिट रखने का प्रयास करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी फिट रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा इसकी तरफ अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाए ताकि लोगों की जो लाइफ है उसमें इंक्रीजमेंट हो सके और उनको ज्यादा फायदा हो सके। फिट इंडिया मूवमेंट का जो आपका चिन्ह है वो आप देख लो, ये स्क्रीन पर है और ये इसका सिंबल क्या है कि जितने भी लोग हैं उन सबको, इंडिया के लोगों को फिट रखने के लिए हम कितना अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अब फिट इंडिया मूवमेंट के ना कुछ प्रमुख नारे हैं, नारे के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, अगर शरीर फिट है तो दिमाग हिट है, ये नंबर 1 था। नंबर 2 फिट इंडिया हिट इंडिया, ये कुछ ऐसे नारे हैं जिससे ना लोग इंस्पायर होते हैं। नंबर 3 स्वस्थ लोग स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, ठीक है, यानी अगर स्वस्थ लोग रहेंगे तो स्वस्थ परिवार भी होगा और समाज भी हमारा स्वस्थ रहेगा। नंबर 4 फिटनेस कोई मंजिल नहीं है, स्वास्थ्य का एक तरीका है, मतलब अपने आप को स्वस्थ रखने का एक क्या है, एक तरीका है। नंबर 5 स्वस्थ और फिट रहने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें, यानी जितने ज्यादातर लोग अपने आप को खुद को प्रोत्साहित करेंगे तभी जाकर वो अपने आप को क्या रख पाएंगे, फिट रख पाएंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर था जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवाया है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको करवाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक क्या करें, शेयर करें। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको बहुत ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।